नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए हम लोग इस सीरीज में जेपीएससी के विगत वर्षों में पूछे गए सवालों का एनालिसिस करेंगे। देखिए, एनालिसिस करने का मतलब क्या होगा या किस मोड में हम लोग करेंगे। तो आज का जब आप वीडियो देखेंगे, कई सारे वीडियो आएगी इस विगत वर्षों के एनालिसिस के ऊपर, यानी जेपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो हम लोग एनालिसिस करेंगे, कई सारे इसके पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। जब आज हम लोग देखेंगे तो हम लोग इंडियन पॉलिटी में, देखिए आपको समझना होगा भाई, एक ट्रेंड को पकड़ना पड़ेगा आपको कि जेपीएससी का क्या ट्रेंड है। एक तो जेपीएससी का ट्रेंड समझेंगे, उसके एग्जामिनेशन का जो पूछा गया जो सवाल है उसका लेवल, यानी कि कितना अच्छा स्तर पे आपका सवाल पूछा जा रहा है, इजी लेवल पे क्वेश्चन बन रहे हैं, मॉडरेट लेवल पे बन रहे हैं, या फिर हार्ड लेवल पे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो एक तो चीजों को आप समझ लीजिए कि 7th जेपीएससी से अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा होते हुए आपको दिखेगा। अच्छा दिखने का मतलब क्या है, समझ स्तर पे आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, यानी कि केवल रट करके अगर आप आ गए हैं या अगर कुछ फैक्ट को देख करके अगर आ गए हैं तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। जैसे कि मैच द फॉलोइंग जैसे सवालों की संख्या बढ़ती हुई देखने को मिली, स्टेटमेंट बेस्ड सवालों की संख्या में बढ़ोतरी मिली, और कुछ अच्छे अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन डेप्थ में जाकर के कि आपने उस टॉपिक को, जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह में भी अगर आप क्वेश्चन को एनालिसिस किए होंगे तो अच्छे अच्छे सवाल कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो अब मतलब एक बात तो क्लियर कट है भाई, अगर आप ऊपर ऊपर कोई भी चीज को देख करके जाएंगे तो फिर दिक्कतें होगी। अच्छा, यहाँ पे जेपीएससी में आपको ये समझना है पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 कंप्लीट आपका क्या है, झारखंड जीके से संबंधित सवाल है। अब यहाँ पर भी आपको एक बात समझना होगा, कुछ ऐसे सवाल होंगे भाई, ना तो किसी भी बुक में, कोई भी बुक के पब्लिकेशन ने ना तो आपको वो कंटेंट दिया होगा और ना ही वो आप बना पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि झारखंड जीके का एक ऐसा क्वेश्चन का नंबर आपको मिलेगा 8 से 10 संख्या के स्थान पर, मतलब आउट ऑफ 100 क्वेश्चन में 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो उठपटांग होंगे, मतलब उसको आप इग्नोर करेंगे, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होगी। रेस्ट जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत दिक्कतें आपको नहीं होगी बनाने में। मैं ऐसा बार बार आपसे इसीलिए कहता हूं क्योंकि अगर आपने पेपर 1 की बात कर ले जहां इंडियन जीके आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो फिर झारखंड का ज्योग्राफी हो, चाहे झारखंड की हिस्ट्री हो, बाकी झारखंड की इकोनॉमिक्स में यानी कि उतना तो कुछ है नहीं भाई आपको पढ़ना, इंडस्ट्रियल आपको सारा पढ़ना है, और रेस्ट झारखंड की पॉलिटी में तो कुछ वैसी जान रही नहीं, पंचायती सभा आपको देखनी है, विधानसभा के बारे आपको जानना है और करंट से जोड़ करके पढ़ लेना है। बस यहाँ पे एक आपको क्या है भाई, लैंड रेवेन्यू यानी कि एसपीटी और सीएनटी क्लियर, और बाकी रेस्ट आपका मतलब जनजाति से संबंधित सवाल, यानी कि जनजातीय विद्रोह और जनजातीय जितने भी हैं उनके सारे आपको जनजातियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये मेन 3 टास्क, अब इसको भी ध्यान से समझिए। एसपीटी और सीएनटी एक्ट टोटल 12 सवाल आपके रहेंगे। तो एक तो मैंने देखिए सीएनटी का ऊपर मैंने एक बहुत मास्टर अच्छे से शानदार वे में वीडियो दे रखा है, आप जाकर के देख लीजिए। 11वीं 13वीं जेपीएससी हो चाहे 7वीं जेपीएससी हो, पांचों के पांचों सवाल उसी वीडियो से। हालांकि मैंने एप्लीकेशन में भी पढ़ाया है उसका, झारखंड जीके में सीएनटी एक सर ने, गांधी सर ने पढ़ा, बहुत डिटेल किए उन्होंने, वो तो और भी ज्यादा डिटेल किए हैं। मैंने यूट्यूब पे करा तो मैंने रखा कि कम से कम 2 से 3 घंटे के अंदर आपका सेशन समाप्त कर दूं और कंसेप्चुअली चीजों को समझा सकूं, और जो जो धारा पूछे जाते हैं वो मैंने करवा दिया, और वही सवाल अभी भी आपके मैं बोल रहा हूं कि 14 जेपीएससी में भी वो 5 सवाल वहीं से हो जाएंगे। तो उसी प्रकार एसपीटी एक्ट का भी मैं वीडियो ले आऊंगा तो आपका यहां से दुख दर्द दूर हो जाएगा। देखिए भाई, अब एप्लीकेशन का कंटेंट और यूट्यूब का कंटेंट डिफरेंट रहेगा, नो डाउट, क्योंकि वहां मैंने फी लिया है तो कंटेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी और सारा नोट्स वगैरह भी मैं आपको वहां देता हूं। उसके बाद इंडस्ट्रियल और आपदा प्रबंधन और बाकी जनजाति से रिलेटेड, इसके ऊपर भी मेरी पूरी कोशिश होगी। हालांकि एप्लीकेशन में सर काम कर ही रहे हैं, सर तो देंगे ही है, और हमारा कंटेंट भी आएगा इन सारे चीजों के ऊपर भी। बाकी रेस्ट इंडियन जीके के लिए आपको सोचना नहीं है, हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह कुछ भी नहीं सोचना है। तो अब यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई भाई। हाँ, तो अब आ जाइए, हम लोग पेपर का एनालिसिस कैसे करेंगे, बहुत सारे पार्ट में करेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक लेकर चलेंगे। जैसे कि आज आप देखेंगे इंडियन पॉलिटी में
जो विगत वर्षों में फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर जेपीएससी के अगर आप बात कर लीजिएगा तो वहां से मूल अधिकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और केवल जेपीएससी ही नहीं भाई, आप बीपीएससी का भी पेपर में बैठेंगे वहां भी पूछा जाता है। तो चलिए आज का जो सेशन रहेगा मूल अधिकार यानी कि इंडियन पॉलिटी में जो आप देखेंगे सवाल आपके जेपीएससी बार बार पूछी है। ये सवाल अगर आप देखेंगे, अब देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत ऊपर तरीके से जेपीएससी ने पूछ लिया है। थोड़ा सा भी अगर आपने अच्छे से अगर मतलब लूप होल करेंगे तो भाई क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, याद रखिएगा। जैसे कि ये आपका 11वीं और 13वीं जेपीएससी का सवाल है, ये आपका 7th जेपीएससी का मैच द फॉलोइंग पूछा गया सवाल है। तो चलिए देखते हैं क्या सवाल है। तो जब आप सवाल को देखेंगे ध्यानपूर्वक तो यहां देखना पड़ेगा आपको आर्टिकल 16 का 4A। होता क्या है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल 14 पढ़ लिए, आर्टिकल 15 पढ़ ले रहे हैं, आर्टिकल 16, लेकिन उसके जितने सब क्लॉज हैं, आर्टिकल 19 पढ़ लिया। अब आर्टिकल 19 को जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर 5 से 6 सब क्लॉज, आर्टिकल 19 का 1 का ए, आर्टिकल 19 2 का ए, मतलब इस तरह से आपको पढ़ करके चलना होगा। क्यों, देखिए दूसरा सवाल भी अगर आप देखेंगे 7th जेपीएससी का पूछा गया सवाल, आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 2, आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 1, आर्टिकल 20, मतलब ये कि आपको कोई भी आर्टिकल मिस नहीं करनी है। और आपको मैं दिखाता हूं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स मैंने भी आपको पढ़ाया भाई। देखिए यहां मकसद बिल्कुल नहीं है कि आप हमारे कंटेंट से ही पढ़िए, मैं आपको तरीका सिखाना चाहता हूं। जहां से भी आप पढ़ रहे हैं उनको बोलना होगा, उनसे आपको बात करनी होगी कि पढ़ना तो ऐसे ही है भाई हमें, क्योंकि साथ में आपका पीटी तो है, मेंस भी है आपका, और मेंस लेवल पे आपको लिखने की आपकी जो शैली है वो तब आएगी जब आपको पूरा कंटेंट और पूरा कंसेप्ट आपके पास क्लैरिटी के साथ होगी, फैक्ट भी होगा, कंसेप्ट भी होगा, तभी सिस्टमैटिक वे में लिखेंगे। तो भाई जैसे कुछ भी हो, तो मूल अधिकार, तो मूल अधिकार में हमने जाना अधिकार का अर्थ क्या होता है, मूल अधिकार का अर्थ क्या होता है, मूल अधिकार का विकास कैसे हुआ है। तो आपसे हो सकता है कि मेंस में यहीं से सवाल बन जाए कि मूल अधिकार का जो विकास हुआ उसके बारे आप 200 शब्दों में लिखें। तो भाई मूल अधिकार का जो विकास हुआ आप उसको पहले इंट्रोडक्शन में रखिए, अधिकार का अर्थ, फिर मूल अधिकार, दोनों में डिफरेंस क्या है, और दोनों में कंपैरिजन कर दीजिए कि अधिकार और मूल अधिकार में बड़ा कौन है। हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। अब चलिए मेन बॉडी में चलेंगे कि मूल अधिकार का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले मूल अधिकार का विकास को आप कहां पे लेके जाएंगे, अंग्रेज के पास, यानी कि ब्रिटेन लेके जाएंगे हम लोग। और ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा से इसको रिलेट करते हुए कि किस प्रकार पहली बार जो अंग्रेज के जो राजा हैं उनके पावर में क्या हो रही है, कमियां आ रही है, यानी कि उनके अधिकार में कमियां आ रही थी, और वहां के जमींदार जो थे या जो मजदूर कह लें, वहां के जमींदारों के अधिकार में बढ़ोतरी हो रही थी। यानी कि मैग्ना कार्टा से आपका मूल अधिकार, यानी कि सबसे पहले अधिकार, मूल अधिकार की उत्पत्ति कहां हुई, ब्रिटेन में हुई। दूसरी बात, हमने अपने संविधान में जो मूल अधिकार लिया वो हमने अंग्रेजों के संविधान से नहीं लिया है, बल्कि हमने किसके संविधान से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है। अब ये सब बहुत मैंने अच्छे से समझाया है कि ब्रिटेन में क्या हुआ, मूल अधिकार की उत्पत्ति हुई, लेकिन हमने कहां से लिया संविधान, अपने संविधान में मूल अधिकार अमेरिका से। इसके पीछे का रीजन भी आपको बताना होगा क्यों ऐसा। अब ये बात मैंने आपको बताया कि अमेरिका के भी मूल संविधान में, जब अमेरिका का संविधान तैयार हुआ उस समय इनके भी संविधान में मूल अधिकार की चर्चा नहीं थी। तो उसके बाद यहाँ पे क्या आया, आपका बिल ऑफ राइट्स आया, और यही बिल ऑफ राइट्स अमेरिका के संविधान में एक मूल अधिकार, या फिर कहा जाए वहां का मूल अधिकार अमेरिका का, वो बिल ऑफ राइट्स के आधार पर ही होता है, या फिर उसी का एक रूप है। और बिल ऑफ राइट को उसके संविधान में उसके सारे प्रकार को लिखा गया, यानी कि जैसे आज आप मूल अधिकार के 6 आपके हैं ना भाई प्रकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसी प्रकार कई सारे प्रकार बिल ऑफ राइट में हैं। लेकिन अंग्रेज का जब आप देखेंगे या फिर ब्रिटेन के संविधान की जब आप बात करेंगे तो वहां के संविधान में मूल अधिकार के बारे में कुछ भी चीजें या उसके कोई भी प्रकार की वहां पे चर्चा नहीं है। केवल ये बात लिखा गया है कि जितने भी ब्रिटेन के नागरिक हैं, आपको ब्रिटेन की जो भी परंपराएं हैं, जो भी संस्कृतियां हैं, उसकी आपकी क्या करना है भाई, रक्षा करना है। बाकी आपकी जो मर्जी आप करिए, वो आपका ही मूल अधिकार हो गया। समझ गया। तो इसीलिए हमारे जो संविधान निर्माता रहे वो अंग्रेज या ब्रिटेन के संविधान से ना लेकर के हमने किसके लिए, अमेरिका के संविधान से लिए, क्योंकि इनके संविधान में जो मूल अधिकार किस फॉर्म में है, बिल ऑफ राइट्स, और उसके जितने भी प्रकार है वो सारे मेंशन है अमेरिका के संविधान में, इसलिए हमने अपने संविधान में जोड़ा।
फिर अब ये तो हो गई बात भाई, हमने सबसे पहले बताया कि मूल अधिकार कहाँ से, इसका स्टार्टिंग विकास कहाँ हुआ, अंग्रेज से, मेगना कार्टा से। इसीलिए तो अभी भी कि कोई भी विशेषाधिकार यानी कोई भी विशेष अधिकार किसी भी नागरिक को मिलता है तो उसका कंपैरिजन हम किससे करते हैं, मेगना कार्टा से, क्योंकि पहली बार अधिकार की बात यहीं से हुई थी। क्लियर हो गया। फिर हमने बताया कि हमने ब्रिटेन के संविधान से ना लेकर के अमेरिका के संविधान से क्यों ले, ये अब मेन बॉडी में आपको चलना है। यहां से विकास स्टार्ट हो गया है, फिर अमेरिका का बिल ऑफ राइट से बताइए, फिर भारत के संविधान में आ जाइए, और अब फिर हर एक के क्रम को, जैसे कि मैं बता दूं आपको, देखिए मैंने लिखा भी है मूल अधिकार के विकास के बारे में। जब भी अच्छा ये तो मैंने बताया कि तानाशाही वगैरह का सारा का कंसेप्ट। फिर यहाँ पे देखिए मैंने इंग्लैंड का जो मेग्ना कार्टा 1215 उसको मैंने बताया। तो ये सब चीजें आपको ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ पे भारत के संदर्भ में आ जाइएगा। पहले अंग्रेज इंग्लैंड के बारे लिख दिया आपने, अमेरिका के बारे बता दिया, बिल ऑफ राइट्स देखिए, बिल ऑफ राइट्स लाया गया था, अमेरिका के मूल अधिकारों की व्यवस्था का स्रोत ही है यही, ठीक है। और यहीं से हमने भारत में मूल अधिकार लिए गए थे। देखिए मूल अधिकार की शुरुआत इंग्लैंड से हुई है, लेकिन हमने कहां से लिया, यूएसए से लिया। अब भारत के संबंध में चर्चा कर लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार 1895 में मूल अधिकार की मांग हुई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। फिर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया में ये बिल आया। ये पूरा आपको चीज आपको लिखना पड़ेगा इस प्रकार से, पूरा मूल अधिकार। और फाइनली यहाँ पे देखिएगा कि संविधान सभा के गठन की योजना 1946 में हमें मूल अधिकार मिल चुका था। ठीक है भाई, क्लियर कट है। फिर मूल अधिकार के प्रकार के बारे में और उसके एक एक मूल अधिकार को हम लोग खोले हैं। समता का अधिकार में आर्टिकल 14 से 18, ठीक है। तो उससे पहले मैंने आपको क्या बताया भाई कि आपको समझना होगा, एक तो संपत्ति के अधिकार का कंसेप्ट मैंने बताया कि संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार नहीं है। क्यों मूल अधिकार से इसको हटाया गया उसका पूरा लॉजिक मैंने बताया। जब एक बार पहली बार नॉन कांग्रेसी सरकार बनी जनता पार्टी की, ये सब चीजें याद है ना आपको। फिर आर्टिकल 13 आपको समझाया कि राज्य की डेफिनेशन किसको कहते हैं, और यहां तक हो गया ना। अब आ जाइए फिर, जैसे कि आप ये मैं आपको बता रहा हूं आपको पढ़ना कैसे भाई, उस क्वेश्चन के ऊपर मैं अभी आपको डिस्कशन करूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप मूल अधिकार पढ़ रहे हैं ना तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के पीटी और मेंस एक साथ तैयार होगा। अदरवाइज देखिए शॉर्टकट, पहली बात तो ये समझ लीजिए भाई कि सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। और आप जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी बीपीएससी, आप यूट्यूब पे आकर के उनके वीडियो देख करके या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल पे कोई भी सिलेक्टेड स्टूडेंट आकर बता दे रहे हैं कि यहां से हमने पढ़ा, भाई देखिए ऐसे गलतियां आप मत करिएगा। क्योंकि आप अगर बात कर रहे हैं कि सर हम पीसीएस स्टैंडर्ड का पेपर को तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो केवल इंटरव्यू में वहां एडमिशन लिया है भाई, ठीक है। आपको ये भी नहीं पता कि वो मेंस में कितना कंट्रीब्यूशन उस संस्थान से लिया है या पीटी में कितना अच्छा सा संस्थान लिया। तो आपको इस बेसिस पे आकर के एडमिशन नहीं लेना है किसी भी संस्थान में कि वो टॉपर का या उसका सिलेक्शन इतना रैंक हो वहां से, नहीं भाई। आप उस संस्थान का, मैं आपको क्लियर, मैं कभी नहीं कहा कि आप हमारे साथ जुड़ के पढ़िए, आज तक किसी भी कोर्स में आप सुन लीजिएगा, मैंने हमेशा कहा कि आप उस संस्थान के हर क्लास का मैक्सिमम टू मैक्सिमम उनको कहिए कि भैया डेमो प्रोवाइड करिए। देखिए ये रियलिटी है भाई चीजों को जानने की, और एक दो डेमो नहीं चाहिए हमें। अगर आप 14th जेपीएससी का आप हमारा डेमो देखेगा इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में, ना जाने कितनी चीजें उपलब्ध आपको मिलेगी, और अभी और भी आएगी यार, ठीक है ना। और ये तो मैं आपको ओपनली दिखा भी रहा हूँ कंटेंट कि मैंने ये क्लास में करवाया है। और आप एक बार देखिए, बोलने से नहीं होता ना, इतनी मेहनत एक टीचर को भी करनी होती है, उससे ज्यादा कई गुना, तब जाकर के एक छात्र का समय बचता है तैयारी के दौरान, ताकि वो दूसरा चीज कर सके। देखिए ये मैंने मूल अधिकार का कंटेंट रेडी किया है भाई, और ये मूल अधिकार स्पेशली बीपीएससी और जेपीएससी के लिए रेडी किया गया, किसी को अभी तक नहीं मिला हुआ, केवल जेपीएससी बैच में ही अधिक। अब यहां से अगर आप देखिएगा तो 40 पेज में मैंने मूल अधिकार को रेडी किया, देखिएगा इस प्रकार से हर एक। देखिए आर्टिकल 12 मैंने समझाया, राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में, ठीक है। अब ये सब तो इंटरव्यूअर भी आपसे पूछ लेगा, भाई क्या पूछ लेगा, देखिएगा कि राज्य को परिभाषित जो किया गया है 2 आधार पे, एक तो राजनीतिक विज्ञान के अधिकार आधार पे, और एक आर्टिकल 12 में जो डिफाइन किया गया। दोनों के बीच का अंतर बताइए, या फिर दोनों में क्या बताया गया है डेफिनेशन राज्य के बारे में। तो मतलब पीटी मेंस और इंटरव्यू यही तरीका होगा आपको पढ़ने का। देखिए आर्टिकल 13, अब ये बहुत बड़ा आर्टिकल था, ठीक है, मूल अधिकार, लेकिन इसमें लिखने के लिए भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं था। और आपने देखा कि मैंने पूरा एक क्लास लिया है केवल आर्टिकल 13 को और आर्टिकल 12 को एक्सप्लेन करने में। और मूल अधिकार में टोटल 6 वीडियो आने वाली है, 4 वीडियो हो गई, 2 क्लास अभी और आएगी।
फिर देखिए मूल अधिकार का विकास को मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, फिर मूल अधिकार का ये प्रकार, और उसके बाद पहले मैंने संपत्ति का अधिकार जो आपका अब नहीं रहा उसको मैंने पूरा पहले बता के हटा दिया। समता का अधिकार स्टार्ट है आर्टिकल 14 से 18। तो देखिए आर्टिकल 14 देखें, 14 के बारे में हर एक चीज मेरे भाई, हर एक चीज को मैंने बताया है। देखिए किस प्रकार से ये खूबसूरती है कंटेंट की। आर्टिकल 15 में, अब आर्टिकल 15 का कोई सब क्लॉज है तो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1, आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 2, आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3, आर्टिकल 15 का सब क्लॉज। अच्छा एक चीज यहां समझिए, देखिए कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनते हैं। मैं नहीं कभी बोलता कि मेरे नोट से क्वेश्चन फंसेगा भाई, कभी नहीं बोलता, लेकिन देखिए यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4, और देखिए मैंने इसका कंपैरिजन साथ में कराया क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट ही है भाई, जो आरक्षण दिया गया है। आरक्षण, अच्छा अब आरक्षण की बात कर ले तो यहां से भी मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है या इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है मंडल कमीशन के बारे में। तो भाई मंडल कमीशन का मैंने पूरा इतिहास आपको रख दिया है, अगर मैं आपको नोट्स में भी दिखा दूं। देखिए पिछड़ा वर्ग आयोग का पूरा कंसेप्ट आर्टिकल 304 प्रथम पिछड़ा वर्ग कितने, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, उसके अध्यक्ष, उसके क्या क्या रिपोर्ट आए, ठीक है। मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट आया था, मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा पाऊं, कंटेंट में लिखा हुआ होगा ये, चलिए यहाँ पे खोजना भी मुश्किल हो सकता है, चलिए रहा। देखिए मंडल कमीशन का हर एक रिपोर्ट आपको लिखनी पड़ेगी, आपको बताना होगा अगर इंटरव्यूअर आपसे ऐसा पूछ ले तो। और फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, ठीक। तो ये देखिए तरीका है भाई तैयारी की। तो बाकी ये सब देखते चलिए, सब पूरा कंटेंट ही है अभी। तो आर्टिकल ये हो गया आपका पिछड़ा वर्ग के बाद, अरे और ये देखिए ये आपका सवाल पूछा गया था आर्टिकल 16(4) का। चलिए एक बार मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ फटाफट, फिर इस क्वेश्चन पे भी आ जाऊंगा। देखिए मैंने यहाँ आपको क्या बताया था कि आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 और आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4 जो है, ठीक है, इसके बीच मैंने कंपेरिजन क्यों करवाया था कि यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि देखिए भाई यहाँ पर भी आपको क्या है, पिछड़ा वर्ग शब्द इस्तेमाल किया गया है और यहां भी पिछड़ा वर्ग शब्द इस्तेमाल किया गया, देख सकते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस, या आपसे एग्जामिनर मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे पूछ भी ले भाई कि जो जनरल कैटेगरी में जो एक सेक्शन आपका रखा गया है EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो ग्रुप बनाया गया, इनको 10% का आरक्षण दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है ना जी। एक तो शिक्षण संस्थानों में, चाहे वो शिक्षण संस्थान कोई भी हो, प्राइवेट हो, निजी हो या फिर सरकारी हो, और दूसरा सरकारी नौकरी में इनको 10% का रिजर्वेशन मिला। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो EWS है उनको जो आरक्षण दी गई है 10% का शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए या फिर सरकारी नौकरियों में प्रवेश परीक्षा में, जो 10% का आरक्षण जो दिया गया है वो किस, हमारे संविधान के किस आर्टिकल को आधार बना करके, या फिर कौन सा आर्टिकल में ये प्रावधान है कि आपका अगर ये, क्योंकि भाई आरक्षण आपको पता ना वो मंडल कमीशन के तहत 50% वाला पॉपुलेशन वाला कंसेप्ट, SC ST OBC याद आ रहा होगा, 23% 27%। तो फिर इसका आधार कैसे बनाया गया, तो वो आधार है आपका आर्टिकल, हमारे संविधान में मेंशन है आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4। अब ये कैसे है तो आइए इसको एक बार समझ लीजिए। देखिए यहां पे जो आपका पिछड़ा वर्ग जो शब्द इस्तेमाल किया गया, यहां पे पिछड़ा वर्ग का आधार क्या है, तो देखिए यहां मैंने साफ साफ लिखा है, बार बार मैंने कहा इसको, यहां पे इस आर्टिकल में यानी कि 15 का सब क्लॉज 4 में, इस आर्टिकल में पिछड़ा वर्ग का जो आधार दिया रहेगा उसमें क्या आधार रहेगा भाई, यहाँ आधार जाति नहीं है, यानी कि आप OBC SC ST है इस आधार पे नहीं, यहाँ पे आधार है सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार। यानी कि अगर शिक्षा के आधार पर देखा जाएगा कि आप काफी पिछले मतलब कि पिछड़े हैं अगर आप, या फिर सामाजिक स्तर पे आपकी स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब है, तो भी आपको आरक्षण दिया जा सकता है। तो देखिए यहाँ लिखा गया है, राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा SC ST के उन्नयन हेतु विशेष प्रावधान कर सकता है। जो राज्य है, अब ये कौन है राज्य, बिहार राज्य, झारखंड राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, ना जी आर्टिकल 12 में मैंने समझाया है राज्य की डेफिनेशन, चाहे वो कार्यपालिका हो, केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की विधायिका या न्यायपालिका, चाहे राज्य की कार्यपालिका, राज्य की न्यायपालिका, राज्य की विधायिका, या जितने भी सरकारी संस्थान और सरकारी संस्थान में काम करने वाले वो सारी सरकारी कर्मचारी वो राज्य के अंदर ही आते हैं, और ये आपका मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकती है। याद आया आर्टिकल 12। खैर, तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो है आपको सामाजिक और शैक्षणिक के रूप में भी, तो यही सामाजिक और शैक्षणिक के रूप में, यानी कि समाज में आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो जनरल कैंडिडेट
या फिर जो शैक्षणिक संस्थानों में जो शिक्षा में पीछे है वो जनरल कैंडिडेट को भी 10% का आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ पे यही आधार है। और लेकिन आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4 क्या बोला है, यहाँ पिछड़े वर्ग क्या है साफ साफ उल्लेख किया गया है। एक तो जो महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है जेंडर के आधार पर, ठीक है। दूसरा SC ST OBC, यहाँ पे 3 आएंगे। तो जो आरक्षण कैटेगरी वाले को यानी कि रिजर्वेशन जो SC ST OBC या महिलाओं का भी आपने देखा ना भाई, बिहार में 35% का रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया। वो आधार क्या है भाई, आप कहेंगे ना कि हमारे साथ भेदभाव किया गया महिलाओं और पुरुष को। देखिए यहाँ जेंडर में मेल भी है फीमेल भी है, तो आप कहेंगे मेल को क्यों नहीं, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया था, आर्टिकल 14 समता का अधिकार में विधियों का समान संरक्षण। लेकिन ये समान संरक्षण कब होगा, जब परिस्थितियां समान होगी। यानी कि जनरल के बीच में परिस्थितियां ठीक है तो वहां पे कटअप सेम रहेगा। ओबीसी की परिस्थिति ओबीसी का कटअप सेम रहेगा। तो परिस्थितियां मेल और फीमेल की क्या है भाई, सेम नहीं है। जिस दिन फीमेल का परिस्थिति ऊपर हो गया, मेल का नीचे आ जाएगा, तो फिर इनको रिजर्वेशन देना अधिकार हो जाएगा सरकार को, कोई उल्लंघन नहीं होगा। समझ में आया ना। तो ये सारी बातें हैं। खैर ये सब तो बहुत डिटेल क्लास में हमने करवाया है। तो अब बात हो जाए भाई कि आर्टिकल जो 16 का सब क्लॉज 4 जो है, यहाँ आपसे सवाल क्या पूछा है क्वेश्चन में। चलिए एक बार क्वेश्चन देख लिया जाए भाई। आपसे क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन कहाँ है भाई, आइए रहा आपका क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है एग्जामिनर कि किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 का 4A जोड़कर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। बताइए साहब, बहुत शानदार सवाल, बहुत ही खूबसूरत सवाल। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया था, आइए कंटेंट में आइए तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे 77वां संविधान संशोधन करके 1995 में ये पारित किया गया था। तो आंसर तो मिल गया आपको, 77वां संविधान संशोधन होगा। लेकिन समझिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को क्या किया गया, पलटा गया। अब क्या निर्णय था, तो देखिए 16 का 4 में क्या है प्रावधान, सरकारी नौकरी में आरक्षण प्रदान करता है आपको यह आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4। किसको, पिछड़े वर्ग को, यदि उनकी संख्या अगर पर्याप्त नहीं है तो। यदि राज्य की दृष्टि में, राज्य मतलब समझ रहे आर्टिकल 12 डेफिनेशन के, किन्हीं सेवाओं में अगर राज्य को लगता है कि सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उनको क्या किया जा सकता है भाई, आरक्षण दे सकता है आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो पदोन्नति है, यानी कि जैसे कि कोई बंदा जनरल कैंडिडेट का है और कोई बंदा SC कैंडिडेट का, ठीक है, सेम ईयर 2025 में ज्वाइनिंग किया है, तो प्रमोशन में कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगा। प्रमोशन आपको जो एक क्राइटेरिया उसी आधार पर। लेकिन फिर से इसी को क्या किया गया, चैलेंज किया गया, और यही आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4A को जोड़ा गया था। 77वां संविधान संशोधन 1995 पारित करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को क्या किया गया, पलट दिया गया, और पदोन्नति में यानी कि प्रमोशन में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। जब यह आरक्षण दिया गया तो फिर से यह मामला कहां गया भाई, सुप्रीम कोर्ट में गया था। और फिर से सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो हमारे जो निर्णय है उसका उल्लंघन किया गया है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द किया। और फिर 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 के द्वारा इसमें क्या ऐड किया गया, एक शब्द परिणामी वरिष्ठता। क्या ऐड किया गया था, परिणामी वरिष्ठता। अब ये क्या है, ये यही बात यहां मैं समझाना चाह रहा था कि जो भी SC कैंडिडेट है, अगर ये ग्रुप डी में अभी ज्वाइन किए, ये भी ग्रुप डी में ज्वाइन किए हैं, तो ये ग्रुप डी से क्लर्क से सीनियर क्लर्क से OS बन सकते हैं। ये जनरल कैंडिडेट यहाँ पे कोई भी आपत्ति नहीं दाखिल कर सकते हैं कि इनका क्यों प्रमोशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे फाइनली 85th संविधान संशोधन 2001 के द्वारा परिणामी वरिष्ठता जोड़ा गया। तो अब समझिए सवाल अगर आपसे पूछ ले, आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 4 का A में परिणामी वरिष्ठता जो जोड़ा गया था किस संशोधन के तहत, तो क्या बोलेंगे 85th। आर्टिकल 16(4) का सब क्लॉज A जो संविधान में जोड़ा किस संविधान संशोधन, 77वां संविधान संशोधन 1995 के तहत। तो आ जाइए, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 77वां संविधान संशोधन 1995 के तहत। बताइए कोई भी तकलीफ है तो बताइएगा, कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए। तो खैर ये सब तो हमने, अब आइए ये सवाल, अब देखिए कितना खूबसूरत सा सवाल है भाई। अब ये वो सवाल है जहां मैच द फॉलोइंग की बातें हो रही होगी आपसे, यानी कि पूरा का पूरा अगर आपको हर एक आर्टिकल के बारे में अगर आपको जानकारी है तो ही सवाल को बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएगा। तो अगर आप ध्यान देखिए तो आर्टिकल 22 यहाँ भी आर्टिकल 22 ही आपको मिलेगा, इसको हटा लिया जाए, और उसके बाद यहाँ भी आर्टिकल 22 है, नहीं आर्टिकल 22। तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, चलिए आ जाइए, मैंने तो लिखा ही होगा ना यहाँ पे भाई, आ जाइए आर्टिकल 22 को यहाँ पे दिखाता हूँ
कितने डिटेल से मैंने करवाया है, और एक एक चीज जो लिखा हुआ है ना भाई, एग्जामिनर वही पूछा भी है। देखिए ये अभी रिसेंटली कंटेंट रेडी किया गया भाई। आर्टिकल 22 में क्या है इसका टाइटल, गिरफ्तारी, अगर कोई भी अगर आपकी गिरफ्तारी होती है तो उसके विरुद्ध आपको क्या संरक्षण, यहाँ संरक्षण होगा, ठीक है, क्या संरक्षण आपको संविधान देती है। तो मैंने आपको इससे पहले बताया कि दो प्रकार की गिरफ्तारी होती है, एक निवारक निरोध, एक दंडात्मक गिरफ्तारी, और ये सबसे ज्यादा इसका मिसयूज किया जाता है। अगर ये गिरफ्तारी आपके साथ हुई तो ये सब कहानी मैंने पूरा आपको समझा दिया है। ये आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 1 में आपको 4 अधिकार है, और ये निवारक निरोध आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 2 में बताया गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मैंने लिखा भी है, अगर यहाँ पे लास्ट में देखेंगे, देखिए यहाँ मैंने लिखा है ये लाइन, और यही लाइन आपका देखिए, निवारक निरोध जो है, यानी कि आपको आशंका के, यानी कि शंका है पुलिस वाले को कि आप अपराध कर सकते हैं भविष्य में, इस आधार पर आपको क्या किया जा सकता है, पुलिस कस्टडी में बंद किया जा सकता है 3 माह के लिए, यही होता है। और दंडात्मक विरोध क्या होता है, दंडात्मक विरोध है कि आपने अपराध किया, उसके बाद आपकी गिरफ्तारी हुई, तो उसके आधार आपको 4 ये दिए गए हैं कि आपको गिरफ्तार किया गया है, तो भाई आपको कारण बताना होगा, 24 घंटा के अंदर यात्रा की अवधि को छोड़कर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा, और आपको अपने आधार पर अपने पसंदीदा कोई भी वकील रखने का अधिकार होगा, और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष अगर आपको नहीं प्रस्तुत किया जाता तो आपको छोड़ दिया जाएगा। निवारक निरोध के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि अपराधी आपने अपराध किया नहीं है लेकिन आशंका है पुलिस को, ठीक है, इस आधार पर आपको गिरफ्तारी कर लिया जाएगा, और इस गिरफ्तारी को क्या कहते हैं, निवारक निरोध। मजिस्ट्रेट से यहाँ पे अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, 3 माह तक आपको रख सकती है, लेकिन आपको यहाँ मैंने ये बताया था कि अगर चाह ले पुलिस या जांच एजेंसी को लगता है कि आप भविष्य में 3 माह के बाद भी अगर कोई अपराध कर सकते हैं, तो एक क्या किया जा सकता है, आपको फिर से हाईकोर्ट के न्यायाधीश के अध्यक्षता में एक बोर्ड बनाया जाएगा, सलाहकार एडवाइजरी बोर्ड, और वहां पे वो पुलिस या जांच एजेंसी आपके बारे में वो सारी रिपोर्ट रखेगी कि इन पे आशंका है कि भविष्य में फिर से कुछ ना कुछ ये अपराध कर सकते हैं, इसलिए इसको 3 माह के लिए और हम इन्हें कस्टडी में रखेंगे। फाइनली जज अगर वहां से परमिशन दे दे तो फिर से 3 माह आपको अंदर रखा जा सकता है, और ना जाने ऐसे करके 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 कितने साल तक रख के मार मार के आपकी पिटाई कर सकती है, ये याद रखना। इसीलिए अगर आपको गिरफ्तारी करवानी है तो कोशिश करनी है भाई हमें दंडात्मक गिरफ्तारी, अपराध करके ही चाहिए। हाँ, बिना अपराध किए ही आपको कितने दिन तक रखेगी पुलिस, कोई नहीं, इसमें मिसयूज होता है भाई, काफी परेशान भी होते हैं लोग इससे। तो खैर यहाँ मैं यही बता रहा था कि संवैधानिक कानून में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, तो देख लीजिएगा मैंने साफ साफ शब्दों में लिखा है किसको है, तो संसद को है, ठीक है। यानी संसद चाहे तो 3 माह से 2 माह भी कर सकती है, 3 माह से 6 माह भी कर सकती है। अब आइए इस क्वेश्चन के बारे में, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बोला गया, इनमें से आपको बोला क्या गया है कि कौन सम्मिलित नहीं है, सही नहीं है। तो आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 2 में क्या बोला गया कि संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी, तो बिल्कुल संसद कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा, ठीक है। तो ये पावर संसद को, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 22 का सब क्लॉज 1 क्या कह रहा है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव शीघ्र बताएं, बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा, ठीक है, तो आपको बताना ही पड़ेगा। अब आइए 22 का सब क्लॉज, स्वयं की पसंद के अधिवक्ता आपको रखने का बिल्कुल अधिकार है। आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 4 क्या लिखा है यहाँ पे, इसको समझिए, निवारक निरोध का उपबंध करने वाले कोई विधि, ठीक है, निवारक निरोध का उपबंध करने वाला कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी, तो ये आपका नहीं होगा। तो देखिए ये क्या आपको यहाँ नहीं है, कंटेंट में मैंने नहीं बताया, देखिएगा, और इसको तो मैंने काफी क्लास में एक्सप्लेनेशन के साथ बताया था, वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे होंगे। तो भाई देखिए ये आपका मतलब ये है कहना कि ये आपका PYQ जो है, दोनों सवाल अगर आप देखे होंगे तो कहाँ का सवाल है, आपका मूल अधिकार से, यानी कि फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन है, बनते हैं भाई, बनते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि कई सारे और भी आएंगे, DPSP से, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री के भी करवाऊंगा, झारखंड जीके के भी मैं करवाऊंगा, इस प्रकार से एनालिसिस। तो आपको यहाँ पे ये भी समझना है कि PT प्लस मेन साथ में चीजों को ऐसे लेकर के तैयार करना पड़ेगा। जब आप फाइनली जब PT आपके नजदीक होंगे तो यही कंटेंट को आप क्या करेंगे भाई, 16 का 6 क्या लिखा है, 16 का 7 क्या लिखा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना, तो देखिए जब मेंस का समय आ जाएगा तो यहाँ पे आप इन सब चीजों को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। जैसे कि ये आप पिछड़ा वर्ग आयोग है, ठीक है, तो आप हो सकता है यहाँ पे मेंस लेवल पे यहाँ से सवाल बनेगा तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, या जितनी मैंने स्टोरी बताई आपको वो नहीं सुनना, बस ये कंटेंट को रिवाइज करके चले जाना, समझ गया ना। तो ये सब चीजें हैं, इस प्रकार से आगे करेंगे हम लोग कंटिन्यू। ये 2 सवाल बहुत अच्छे थे इंडियन पॉलिटी में, फंडामेंटल राइट से, यही 2 सवाल आपके पूछे गए हैं अभी तक JPSC में। और नेक्स्ट के वीडियो में और भी टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग एनालिसिस करेंगे, और मैंने पूरी कोशिश की है कि 16 का 4A का
आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे सकूं और आर्टिकल 22 का भी मैं पूरी चीज़ें बतला सकूं। ठीक है, मैंने कोशिश की अच्छी तरह से आपको समझाने की भी। बाकी देखिए भाई, चीज़ें कितना भी यहाँ एक्सप्लेन करना, यूट्यूब पे वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए बहुत शॉर्ट में निकालनी होती है चीज़ों को। बाकी एप्लीकेशन में आपको भी पता है कितना डिटेल में मैंने चीज़ों को करवाया है। तो खैर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। इस सीरीज में बने रहिएगा, बहुत फायदा होगा इस PYQ सीरीज में, बने रहिएगा। आपको बहुत कुछ जानकारियाँ, मैंने नहीं कहा कि आपको कोर्स में एनालिसिस एडमिशन ले लेनी है, इसके एनालिसिस में आपको समझ में आएगा एक कि पेपर का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन का लेवल क्या है, दूसरा आपको समझ में आएगा कि कंटेंट को कैसे रेडी किया जाता है, PT प्लस मेंस के साथ कैसे रिवाइज किया जाता है, ये सब चीज़ आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, और वो जो क्वेश्चन होगा उसको मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बतला भी दूंगा, तो वो रिवाइज भी आपका हो जाएगा पूरा। ठीक है, यहाँ आपको मैंने बता दिया, पदोन्नति के बारे में मैंने सब कुछ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। और यहीं पर अगर आपसे पूछ देता तो क्या हो जाता भाई, जो वरिष्ठम के आधार पर, वरिष्ठत्व के आधार पर जो आपको प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन किया जाएगा, पदोन्नति दिया जाएगा, वो 85वां संविधान संशोधन मैंने बताया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।